हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे मार्वल 2026 का पेपर नंबर 6। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। जैसे मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया था, मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, यू कैन see that video. A into C is -8, so -8 को हम ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसका एडिशन, जिसका सब्ट्रैक्शन 2 हो। ठीक है, तो वो होगा 4 और 2 -2, 4 - 2 is 2 and 4 into -2 is -8, right? So here हम मिडल टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें से कॉमन निकलेगा x प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने बाहर माइनस को कॉमन निकाला है। माइनस को आप बाहर लेते हो या माइनस को अंदर लेते हो। इफ़ यू आर टेकिंग माइनस आउट ऑफ द ब्रैकेट और इफ़ यू आर टेकिंग इट इन टू द ब्रैकेट, सारी साइंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने -2 को बाहर निकाला तो अंदर माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन निकलेगा और यहाँ से x माइनस 2। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है जीरोस, तो हमको लेना पड़ेगा px इज इक्वल टू जीरोस। तो px की जो भी फैक्टराइजेशन है उसको हम ज़ीरो लेंगे। x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -4, ये हो गया एक 0 और x इज इक्वल टू 2, ये हो गया सेकंड 0। तो ये हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एंड वी हैव बीन गिवन विद द इंफॉर्मेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। सम ऑफ दी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, ये हमको दिया गया है। इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -3 इंटू एक्स plus alpha into beta is 2, x square minus minus plus 3x plus 2, and then the second question is also find the zeros of that polynomial। तो इसके हमें zeros भी find करने हैं। तो once again we will take px is equal to 0, so x square plus 3x plus 2 is equal to 0। तो अब इसकी मिडल टर्म हमको स्प्लिट करनी है, तो 2a इंटू सी इज़ 2 इंटू 1 के 2 पार्ट करने हैं जिसका एडिशन होना चाहिए 3। तो इट इज़ 2 1 ज़ा 2 और प्लस साइन है तो 2 + 1 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया x कॉमन निकला तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग हुआ कि x प्लस 2 0 है या x प्लस 1 0 है। ठीक है, तो x हो गया -2 और यहाँ पे x हो गया -1। तो ये ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल के। जो पोलिनोमियल हमने फाइंड किया
उसी के हमने ज़ीरोस निकाले। ये है तो आंसर नंबर 26। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू पार्ट्स ऑफ 15 such that the sum of their reciprocals is 3/10. Now see, understand what is the question. 15 के हमको ऐसे दो पार्ट्स करने हैं कि जैसे उनका जो रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसका सम करेंगे वो आना चाहिए 3/10. द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10. दो पार्ट्स हमको 15 के करने हैं, तो 15 के दो पार्ट्स अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज वन पार्ट इज एक्स, ठीक है, किसका? पार्ट ऑफ 15. सपोज वन पार्ट ऑफ 15 इज एक्स, तो अगर वन पार्ट एक्स है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि दी अदर पार्ट विल बी 15 माइनस एक्स. क्योंकि एक पार्ट तो हमने एक्स ले लिया, तो जो पार्ट दूसरा बचा वो क्या होना चाहिए? 15 माइनस एक्स. ठीक है, अब दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो एक का रेसिप्रोकल होगा, एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/x, ठीक है, और 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल होगा 1/15 माइनस एक्स. फिर हमको ये बोला है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का सम करें. 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स, इन दोनों का सम करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 3/10. ठीक है, तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. बस अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे हम. सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे. x इंटू 15 माइनस एक्स इंटू लेफ्ट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10. ठीक है, x माइनस एक्स प्लस एक्स 15 अपॉन, यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा. ये मिल गया 3/10. अब इसको देखो, अब जब भी इक्वल टू की दोनों साइड एक एक ही टर्म हो तो हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ये याद रखना. इक्वल टू की दोनों साइड, बोथ दी साइड जब एक एक ही टर्म हो. अब टर्म का मतलब समझती हो ना? टर्म का मतलब ये है कि जो प्लस और माइनस की साइन से सेपरेट हुए हुए होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3x प्लस 5y माइनस 4z, चलो फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 1, 2 एंड 3. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 टर्म्स है जो प्लस और माइनस की साइन से सेपरेट हुई है. तो इसको टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पे देखो, इक्वल टू की बोथ साइड्स एक ही टर्म्स है, मतलब ये पूरा एक टर्म है 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा एक टर्म है 3/10. तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 15x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 150 इक्वल टू 45x. 15 3 सा 45 इंटू एक्स, 45x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले सारी टर्म्स को एक साइड लाएंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाने से होगा, ट्रांसपोज करने से होगा 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 45 प्लस का माइनस हो जाएगा, और 150 तो वहीं पे है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे बचेगा 0. अब यहाँ पे देखो, तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकल रहा है, 3, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस
50 इक्वल टू 0। समझ में आया? ये सारी टर्म में से मैंने 3 बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो इससे क्या होगा, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो मतलब इस कोई सेंस नहीं बनता, मतलब 3 इक्वल टू 0 मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। और इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो a इंटू सी है प्लस 50 के 2 पार्ट्स, और जिसका एडिशन आना चाहिए -50। तो 10 और 5, लेकिन साइन -15 तो दोनों को माइनस। तो ये होगा x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। पेयर में कन्वर्ट कर दिया, इसमें से x कॉमन निकला, x माइनस 10, इसमें से -5 कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सब याद रखना, मेरे वीडियो में पहले सब समझाया हुआ है। फिर इसमें से x माइनस 10 और बचा क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यू हैव टू फॉलो ऑल दी वीडियोज़ सो दैट यू कैन कीप इन सिंक with the solutions and the tricks. ओके हाँ, तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये हो गया x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमने, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भूल गए? देखो क्वेश्चन ये था, हमको 15 के 2 पार्ट्स करने थे। तो हो गए 15 के 2 पार्ट्स, 10 और 5, 15। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इट सेज फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। इन माई अर्लियर वीडियो ऑल्सो मैंने आपको समझाया था कि कैसे nth टर्म को फाइंड करना है। जस्ट उसको अपने फॉर्मूला में an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन में देखो AP है 2, 7, 12, तो A हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 2। ठीक है, अब D हो गया, D देखो 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। ठीक है, और हमको 15th टर्म फाइंड करनी है, तो मतलब n को लेंगे 15। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, तो यहाँ पे n की जगह 15, ये सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करनी है। तो A15 इज इक्वल टू 2 प्लस 15 माइनस, तो ये हो गया 14 इंटू 5, 2 प्लस 70, तो हमारा 15th टर्म हमको मिल गया 72। दिस इज द आंसर। ओके, चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इट सेज फाइंड द सम ऑफ AP। AP क्या है, -10, -5, 0, 5 लाइकवाइज, और टू द 10 टर्म्स। ओके, सो सबसे पहले गिवन क्या है, हमको गिवन है A, that is the first term, is -10. D, what is D? -5 -10 कैसे लिखेंगे, देखो -5 माइनस ऑफ -10, तो इट इज -5 प्लस 10 इक्वल टू 5। तो D हो गया 5। देखो ऐसे D को फाइंड करना है, जैसे मैंने बोला सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, या किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म को माइनस करो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। वो कॉमन डिफरेंस कॉमन होता है, मतलब सारी टर्म्स में, तभी तो वो AP है। तो D को फाइंड ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -5 माइनस ऑफ -10 इक्वल टू -5 प्लस 10, तो 10 माइनस 5 हो गया 5, और टू द 10 टर्म्स है तो n हो गया 10। अब फाइंड करना है सम ऑफ AP।
सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या है, मैंने पहले भी बताया था, SN इज इक्वल टू n-2 2A प्लस n-1 इंटू D। वैल्यू पुटअप करेंगे, S10 इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू -10 प्लस 10-1 इंटू 5। ठीक है, चलो ओके। 10/2 इज 5 माइनस 20 इट इज 29 इंटू 5। समझ में आ रहा है? 5 माइनस 20 प्लस 45। तो ये है 5 इंटू 45 माइनस 20 होगा 25। सो इट विल बी, हाँ ओके, इट इज 125, राइट 125। ओके, व्हाई आई एम डूइंग दिस, 125। सो क्या मिला हमको, S10, और हमको क्या फाइंड करना था, S10 ही तो फाइंड करना था ना। बस, तो दिस इज द आंसर। ओके, अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A23 एंड B-3 -9। हाँ ठीक है, देखो पहले मैंने ये बताया हुआ है कि अपना फॉर्मूला क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे AB, तो फॉर्मूला में सिर्फ लिखती हूँ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 x2 और y1 y2 क्या है, तो यहाँ पे आप A को कंसीडर कर सकते हो x1 y1 और B को कंसीडर कर सकते हो x2 y2। ठीक है, बस इसी तरह से, बस इसमें सिर्फ आप वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए AB इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -9 होल स्क्वायर। समझ में आया? x1 - x2 मतलब 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। चलो फिर आगे, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस देन ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस 144, तो 169। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 13। सो AB। देखो कुछ स्क्वायर रूट्स और कुछ स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए जो बहुत ही कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि 25 तक या 20 तक के जितने भी स्क्वायर्स है, यू कैन लर्न दोज नंबर्स, राइट। दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इट सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ a circle whose center is 2 - 3 and coordinates of B are 1 4। चलो क्वेश्चन को पहले हम थ्रू डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में हमको बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर। डायमीटर क्या है, जो सेंटर से पास होता है। ठीक है, और सर्कल के ऊपर होते हैं दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ये अगर हमारा है A, ये है B, ये डायमीटर है, और कहा है उस सेंटर इज 2 - 3, तो ये अगर C और ये हो गया 2 - 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 1 4, ये है 1 4।
और इसको फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं? देखो, अगर ये डायमीटर है ए बी, तो हमेशा डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट में हमने देखा था फॉर्मूला क्या है कि अगर ये ए और बी का मिड पॉइंट सी है और अगर ए x1 y1 बोले, ठीक है, और बी को x2 y2, तो मिड पॉइंट अगर सी है तो उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये सी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो, ए हमको फाइंड करना है और बी हमको दिया गया है, तो x2 y2 है हमारे पास और सी का भी है। सी के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3। ठीक है, तो मैं सी की जगह लिखूँ यहाँ पे 2 और -3। तो कंपेयर कर सकते हैं हम, 2 = दिस एंड -3 = दिस। समझ में आया क्या किया मैंने? मिड पॉइंट है हमारा सी और उसका फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है। x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? a और b के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है और a और b के y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है, तो होने चाहिए c के कोऑर्डिनेट्स। तो हम कंपेयर ही कर देंगे डायरेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 = x1 + x2/2 और यहाँ पे -3 = y1 + y2/2। x1 x2 फाइंड करना है ना, x2 y2 दिया है, x2 y2 है 1 और 4। तो x2 = 1 और y2 = 4। ये हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करें। 2 × 2 = 4 = x1 + 1 -3 × 2 is -6 = y1 + 4। x1 = क्या होगा? 4 - 1 और y1 = क्या होगा? -6 - 4। सो x1 = 3 और y1 = -10। तो हमको जो फाइंड करना था कि x के ए बी के एक साइड ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। a x1 y1 = क्या मिला हमें? 3 - 10। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। देखो, ये ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में भी देखा था, पेपर नंबर 5 में सेम। तो उसी मेथड से हमको ये करना है। चलो, कैसे? जैसे हमको दिया गया है sin a = 3/4। ठीक है, और हम जानते हैं कि द फॉर्मूला इज sin² a + cos² a = 1। तो cos² a को सब्जेक्ट बनाने से क्या होगा? 1 - sin² a, जो हमें फाइंड करना है। cos² a = 1 - 3/4 होल स्क्वायर 9/16 होल स्क्वायर। ये हो गया 1 - ठीक है, चलो 16 - 9/16 दैट इज इक्वल टू 7/16। तो cos² a हमको मिला 7/16। ठीक है, तो cos a क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट ऑफ 7/16 इज इक्वल टू √7/4। समझ में आया? 7 का स्क्वायर रूट हो गया √7
और 16 का हो गया 4। तो हमको मिल गया कॉस ए इज इक्वल टू √7/4। अब फाइंड करना है tan a। देखो कॉस ए एंड tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कॉस ए और दूसरा अभी tan a। तो tan a का फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, फॉलो करते जाओगे मेरे वीडियोस, आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होते जाएंगे। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए हमको दिया गया था 3/4 आई सपोज, यस 3/4 और अपॉन कॉस ए इज √7/4। तो ये हो गया 3/√7। tan a इज इक्वल टू 3/√7। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33। प्रूव दैट sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30 cos 30। तो देखो मैंने अगले वीडियो में भी बोला था कि ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, अगर मैं कर पाई तो मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये टेबल लर्न करने का ट्रिक मैं बताऊंगी कि ये टेबल पूरा लर्न कैसे करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है 30, 0, 60, 90, उसका जो पूरा टेबल है वो कैसे लर्न करना है उसका एक ट्रिक है। अगर हो सका तो मैं उसका वीडियो बना के समझाऊंगी। ठीक है, फ़िलहाल आपको ये सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है बस, और उसको इसमें पुटअप करना है और कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम पहले राइट हैंड साइड को देखेंगे। 2 sin 30 इंटू cos 30। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, ये हो गया √3/2। और LHS में है sin 60 और sin 60 का वैल्यू है √3/2। देखा, LHS और RHS दोनों हो गए इक्वल। तो ये हो गया हेंस प्रूव। हमको बोला था प्रूव करो, प्रूव दैट दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, सो वी हैव प्रूव्ड। ओके, चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। देखो क्या है, 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसको वर्ड बाय वर्ड आपको समझना है ताकि आप उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सके। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। टाइटली स्ट्रेच इसलिए लिखा है कि जैसे सपोज ये हमारा रोप है, दिस इज द रोप, इसको टाइटली स्ट्रेच करेंगे तभी ये एज अ स्ट्रेट लाइन बिहेव करेगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं भी कोई रिंकल्स नहीं है। अगर रिंकल्स होंगे तो इसका जो भी लेंथ है 20 मीटर वो हमको ट्रू नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कहना ज़रूरी था कि इट इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड। ठीक है, उसको हमने टाई किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो वर्टिकल पोल ये हो गया, ये इसका टॉप है, उसको यहाँ पे टाई किया है, और वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और यहाँ पे ग्राउंड पे। इसको ऐसे समझते हैं कि जो भी हमको वर्ड टू वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इतना हमने ड्रॉ किया। उसके बाद इफ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब ये रोप क्या एंगल बना रहा है विथ द ग्राउंड लेवल इज 30। ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है,
तो उसके साथ ये बना रहा है 30। कौन? रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमको फाइंड करना है ए बी, पोल का हाइट। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अभी इसमें देखो, हमारे पास जो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से ये 30 एंगल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो आपको दिमाग में आने चाहिए कि टेन, साइन, कॉस, इन सब का क्या यूज़ है। टेन का यूज़ करने से हमको एडजेसेंट और अपोजिट साइड मिल सकती है। साइन का यूज़ करने से, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं साइन 30 लूँ तो उसका फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। देखो अब अपने पास ए सी का वैल्यू है, साइन 30 का वैल्यू है, तो ए बी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमको ये पता लगना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है, टेन यूज़ करना है, क्या। तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना है कि साइन, कॉस, टेन जितने भी रेशियो है वो कैसे फाइंड करते हैं। कि वो कब ऑपोजिट साइड लगता है, कब एडजेसेंट साइड लगता है, कब दोनों लगते हैं, कब रेसिप्रोकल लगता है। तो ये वाला प्रॉब्लम उस हिसाब से बहुत सिंपल है, जिसमें हमको सिर्फ ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है 30 डिग्री की। तो फॉर्मूला लगेगा साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या है? 1/2। तो पहले तो हम ए बी को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बाई साइन 30। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे साइन 30 और ए सी की। तो ए सी इज़ 20 और साइन 30 इज़ 1/2। तो इट इज़ फिजिकली 10 मीटर। तो हमको मिल गया ए बी। ये है हमारा आंसर। समझ में आया कैसे करना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 35 सेज circus tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। चलो इसको पहले स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करते हैं। सर्कस का टेंट है और उसका शेप है सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो सिलेंडर का शेप है और उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है। ठीक है, ये एक सर्कस का टेंट है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 11 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली, हाइट और डायमीटर को रिस्पेक्टिवली दिया है। तो हाइट किसका? सिलेंडर का। सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब हाइट है सिलिंड्रिकल पार्ट का, मतलब इतना, ये है 11 मीटर और डायमीटर दिया है 24, मतलब कि ये पूरा ये है 24 मीटर। ठीक है, और टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 16 मीटर। टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल ये है 16 मीटर। देखो तो यहाँ से हमको इतना क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा 16 है। तो रे 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 मेरा ड्राइंग कहाँ जा रहा है? हाँ, तो ये मिलेगा हमको 5 मीटर इतना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 16 है, उसमें से 11 माइनस करेंगे तो जो टेंट का जो ऊपर का पोर्शन है कोनिकल वाला, उसका हाइट हमको मिल गया 5 मीटर, बिकॉज 11 + 5 इज 16 मीटर। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर। तो डायमीटर के हिसाब से यहाँ पे ये इतना रेडियस हुआ, वो होगा 12 मीटर। चलो ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हमको ढूंढना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब ये टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड करना है। समझो, जो कैनवास यूज हुआ है उसको हमने यहाँ पे कॉनिकल और सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया हुआ है।
तो हमको कैनवास का एरिया कब मिलेगा? जब हमें ये पूरे शेप का सरफेस एरिया मिलेगा, वो उतना कैनवास यूज हुआ है। तो सरफेस एरिया मतलब देखो, नीचे जो सिलेंडर है उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहीं पे कैनवास यूज हुआ है। यहाँ पे ये कर्व्ड सरफेस एरिया, और ऊपर भी कोनिकल का जो शेप है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों को फिर प्लस करना है। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली फाइंड क्या करना है, पहले हम ये लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। ठीक है, तो इसको हम पहले फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। दैट इज इक्वल टू 2πr/h। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। इसको भी आपको लर्न करने हैं सारे फॉर्मूले। 2πr/h और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो होता है πr/l। इसका भी पूरा एक अलग से एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि क्यों इसका फॉर्मूला 2πr/h है, क्यों इसका फॉर्मूला πr/l है। बट क्योंकि हम अभी सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं पेपर का, तो इसमें हम सिर्फ फॉर्मूला रख के मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हाल फिलहाल आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। 2πr/h होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और πr/l होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे πr और πr कॉमन निकल रहा है, तो हम उसको कॉमन निकालेंगे तो क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। πr कॉमन निकालने से यहाँ बचेगा 2h प्लस l। अब सारी जितनी भी वैल्यूज है उसको यहाँ पे हम पुटअप करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। r इज रेडियस, जो दोनों की सेम होंगी क्योंकि सरमाउंटेड है। देखो सिलेंडर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड मतलब एग्जैक्टली ऊपर, उसके ऊपर ही बैठा हुआ है वो कोन। हमको यहाँ पे लिखा हुआ है सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि कोन कुछ अलग डायमीटर का है या उसका हाइट, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 5 मीटर, लेकिन जो रेडियस वाला पार्ट है वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट टेंट जैसे आपने देखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ इतना बताया है कि उसके ऊपर सरमाउंटेड है, मतलब हमको यही लेना है कि उसका रेडियस, किसका? कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम है। तो डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस होगा 12। फिर 2 टाइम्स h इज, देखो यहाँ पे ये वाली h है तो उसमें h है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का h हमको दिया हुआ है 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 प्लस l। तो अब ये l क्या है? ये l जो है ये कोन का ये वाला लेंथ है। ठीक है, हमारे पास ये है 12, ये है 5, तो यहाँ से हम L फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के। ठीक है, पाइथागोरस लगा के क्या मिलेगा? देखो मैं आपको L स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो ये हो गया 25 प्लस 144, दैट इज इक्वल टू 169। तो एल स्क्वायर अगर 169 है तो जैसे अपने पहले भी एक बार यही चीज़ आई थी, मैंने बोला था आपको कई सारे स्क्वायर रूट्स लर्न करने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही फेमस वाला स्क्वायर रूट है। 169 का स्क्वायर रूट होगा L इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये मिल गया हमको 13 मीटर। ऐसे उसको हम यहाँ पे वापिस पुटअप करेंगे।
चलो 30 22/7 इंटू 12 इंटू 22 प्लस 13। इसको बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशन करना है क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सारे मिक्स नहीं होने चाहिए। पहले ये सॉल्व करना है, फिर इसमें ये प्लस करना है, फिर उसका जो आंसर आए उसको ये सारा, मतलब आपको बोर्ड में आना चाहिए। इन शॉर्ट ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आपने पहले मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन कर दिया और फिर मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर वाइस वर्सा, व्हाटएवर। ठीक है, चलो। सो 22/7 इंटू 12 इंटू 35। अब देखो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम कट कर सकते हैं। 22 इंटू 12 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 22। ओके, ये हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास यूज़ हुआ है ये पूरा टेंट बनाने के लिए। समझ में आया? वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। और हमने ये कैसे फाइंड किया? हमने सबसे पहले इसका एल्गोरिदम आपको समझना है कि ये टेंट बना कैसे, कन्वर्ट किया और फिर उसी को हमने कोन शेप में कन्वर्ट किया और फिर सरमाउंट कर दिया। तो ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया फाइंड करने से ही हमको मिलेगा कि कितना कैनवास यूज़ हुआ है। ठीक है, चलो, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 एंड इट सेज दैट मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन। Bird bath is basically a thing for birds to bath. I mean, you have to fill water in it. In the shape of a cylinder with a hemisphere depression. Hemisphere depression. Depression का मतलब होता है हमने उतना खड्डा बनाया है। हेमिस्फेरिकल शेप का खड्डा उसमें उतना खोदा है, मतलब सिलेंडर को हमने वहाँ पे डिप्रेस किया है at one end. And the height of this cylinder is 1.45 meter and radius is, अब सबसे पहले तो हमको ये डायग्राम के बाद पता चलेगा कि दिखता कैसा है। देखो, बर्ड बाथ में पहले उसने लिया है सिलेंडर, तो सिलेंडर शेप का, ठीक है, फिर हेमिस्फीयर डिप्रेशन ऊपर से गया है, तो यहाँ पे इतना खोद के हमने ये बना दिया इतना खड्डा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब बाउल जैसा होता है शेप, हेमिस्फीयर एट वन एंड। द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 1.45। अब पूरा हाइट कितना है? 1.45 मीटर। और एट वन एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया ये वाला, इतना, ये है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे मीटर, तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में। तो अगर मैं 1.45 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो ये हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करना है कि यूनिट्स सारे सेम होने चाहिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ का मतलब वो कितना कितना सरफेस है। देखो, एक तो ये वाला सरफेस है जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, मतलब जितना जितना सरफेस आपको दिखता है बाहर से उसका हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो सिलेंडर का बाहर से सरफेस है कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमको दिखता है, और क्या दिखता है? हेमिस्फीयर का ये वाला, अंदर जैसे हम जाएंगे
उसका भी अंदर से लेकिन कर्व सरफेस एरिया, तो दैट इज ऑल्सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब कि हमें दोनों कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना है, तब मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल, ये पूरा जो दिया है बर्ड बाथ। चलो तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हमको क्या देगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2πr/h, और हेमिस्फीयर का CSA होगा 2πr²। वंस अगेन यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूलाज। कॉमन निकालेंगे 2πr, यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे r, 2 × 22/7 इंटू 30, 145 प्लस 30। h में हमने 145 किया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये हो गया h, और r दिया है 30। समझ में आया? ठीक है। 2 × 22/7 इंटू 30, और ये हो जाएगा 175। आई थिंक इट इज डिविजिबल बाय 7, 2, 5। ठीक है, हो गया। तो 22 × 2 इज 44 × 30 × 25, और 25। अब इसका हमें ये मिल गया 3,3,0,0 और एक और 0, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर। समझ में आ गया क्या किया हमने? ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 37, अब इसको समझना है। अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 periods, each of 3 minutes, and summarized it in the table। ठीक है, और उसका हमें मोड फाइंड करना है। पहले समझो कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है जिसने ऐसा टेबल बनाया कि द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट, एक जगह से कितनी कार्स पास हो रही, कितनी गाड़ियां वहां से पास हो रही थी, वो उसने नोट किया फॉर 100 periods, और एक पीरियड 3 मिनट्स का है। 3 मिनट्स का एक पीरियड, मतलब ऐसे 100 periods उसने लिए, और फिर ये नोट किया कि उस हर एक पीरियड में कितनी गाड़ियां वहां से पास हो रही है। ठीक है, जैसे सपोज मानो एक पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड है। एक पीरियड में यहाँ से 10 गाड़ियाँ पास हुई, फिर दूसरे पीरियड में 5 गाड़ियाँ पास हुई, फिर 9 गाड़ियाँ पास हुई, ऐसे। फिर उसको समराइज किया कि भाई जैसे नंबर ऑफ कार्स 0 to 10 थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी गाड़ियाँ, मतलब 0 to 9 तक की काउंट जो होती है, अगर 9 तक की गाड़ियाँ एक पीरियड में पास हो रही है, तो ऐसे कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे। ये इसका मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ कि ये टेबल का मीनिंग क्या है, कि 7 पीरियड्स ऐसे थे जब 0 to 9 तक
हम यहाँ पे 9 क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि लोअर लिमिट 10 काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में वो काउंट हो जाएगा अपर लिमिट में 10। ठीक है, 0 to 10 तो उसमें 10 काउंट नहीं करेंगे, फिर 10 to 20 तो उसमें 20 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वाला जो क्लास है उसकी अपर लिमिट में वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा टेबल वो समरी है उसकी, और इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करना है मतलब उसकी उस वाली नंबर ऑफ कार्स, या ये बोल सकते हो वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसमें वो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था। तो ये मोड का मतलब ये होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी या कौन सा वो डेटा है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो हमें इस टेबल का यूज़ करना है। तो इसका मेथड क्या है, देखो सबसे पहले हमको वो क्लास फाइंड करना है जिसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें मुझे दिख रही है 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, इसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। ये याद रखो कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो होगा ये, मतलब कि मॉडल क्लास ये नहीं, मॉडल क्लास होगा ये मॉडल क्लास। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो अब देखो फॉर्मूला पहले लिखते हैं तो समझ में आएगा। फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। You have to learn the formula multiply by H। अब इसको 1 by 1 समझते हैं कि ये है क्या। L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या है अपनी मॉडल क्लास का? 40। हम इसको लेंगे 40। फिर F1। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो वो क्या है? 20। फिर है F0। व्हाट इज F0? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। preceding the model class, तो preceding मतलब उसके पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। तो उसके preceding क्लास कौन सा है? ये वाला, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। तो F0 है 12। ठीक है, फिर F1 हो गया, F0 हो गया, और अब F2। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, और यहाँ पे हो जाएगा सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और सक्सीडिंग मतलब उसके बाद वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो है 11। और फॉर्मूला में और क्या बचा? H। H है क्लास का साइज। देखो क्लास मतलब यही समझना है, मॉडल क्लास के आसपास ही सारा डेटा घूमेगा। तो मॉडल क्लास का H क्या है? H का मतलब देखो लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 50, तो उसका पूरा लेंथ क्या हो गया? 10। 50 माइनस 40 दैट इज 10। तो H इज 10। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फॉर्मूला में रखनी है। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू L 40
प्लस F1 है 20 और F0 है 12, तो ऊपर आएगा 20 माइनस 12 अपॉन 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स F1 is 2 टाइम्स 20 माइनस F0 that is 12 और माइनस F2 और F2 क्या है 11 मल्टीप्लाई बाय H, तो H था 10। हाँ ठीक है, चलो इसको 40 प्लस 8 अपॉन 40 माइनस 23 इंटू 10 ये हो गया 40 प्लस, देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर 80 और नीचे है 40 माइनस 23 17, तो 40 अब 80 अपॉन 70 17 टू ज़ा 34 17 एंड 17 85 हो जाता है, 17 5 ज़ा, तो हम लेंगे 4 ज़ा 68 2 और 1, ठीक है 17 हाँ, तो इसमें आएगा 17 7 ज़ा 119, ये हो गया। देखो वापस ये छोटा नंबर हो गया 17 से, एक और 0, ठीक है 17 5 ज़ा होता है 85 और 17 6 ज़्यादा हो जाएगा, 17 5 ज़ा 85, ठीक है 5 1 0, तो अपने लिए इतना डेटा काफ़ी है। 4.705 इसको प्लस करने से मिलेगा 44.705, और हमें 2 डिजिट तक की अप्रॉक्सीमेशन लेनी है, तो ये 5 है तो इसको हम ले सकते हैं 1, ये हो जाएगा 44.71 विच इज़ अप्रॉक्सीमेशन, इसको लिखते हैं ऐसे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो हमारा मोड का आंसर आ गया 44.71, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने पूरे डेटा को समझा, फिर उसमें जो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन थी बस उसको पुटअप किया, और कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा मेन है जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कौन सा फर्स्ट करना है ऑपरेशन, ठीक है। तो ये था सेक्शन बी, पेपर 6 बेसिक, ठीक है। चलो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।